नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप्स डायरी में। और जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम माउंटेन्स में आ सकते हैं, बस सकते हैं, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला ये कि एज अ सेकंड होम बना के, और उस पर हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम सेकंड होम बनाते हैं तो उसमें क्या परेशानियां हो सकती है या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और आज हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पे, रीलोकेशन पे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम माउंटेन्स में रीलोकेट होते हैं तो मुख्यतः मैंने जो दो ऑब्ज़र्व करा है वो करा है कि मुख्यतः हम दो कारणों के कारण या दो रीज़न से माउंटेन्स में रीलोकेट होते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, पहला रीज़न हो सकता है पर्सनल रीज़न और दूसरा रीज़न होता है प्रोफेशनल रीज़न। तो पर्सनल रीज़न की अगर हम बात करें तो पर्सनल रीज़न में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली बात आती है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कि अगर हम माउंटेन में आके स्वस्थ फील करते हैं तो लोगों की इच्छा रहती है कि चलिए माउंटेन में रहें, हेल्थ इश्यूज़ या मेडिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी यहाँ पर कम रहेगी। दूसरे वे लोग हैं जो कि नेचर लवर हैं, जो कि चाहते हैं कि प्रकृति के सानिध्य में रहें, नेचर के करीब रहें, और उन्हें बड़ा सुकून मिलता है पहाड़ों में आके प्राकृतिक नज़ारे देख के, प्राकृतिक सौंदर्य देख के। तीसरे वे लोग आते हैं जो कि शहर की भागदौड़ भरी, तनाव भरी ज़िंदगी से दूर रहना चाहते हैं, एक सेक्लूडेड जगह में रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, और जो सोचते हैं कि पहाड़ों में चल के हमें मेंटल पीस मिलेगा, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, वे लोग भी माउंटेन्स में रीलोकेशन की इच्छा रखते हैं। तो ये कुछ कारण हैं पर्सनल रीजंस की वजह से आप माउंटेन्स में रीलोकेट होना चाहते हैं। हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन मेरे अनुभव से आमतौर पे जो पाया गया है मोस्टली जो है इन्हीं कारणों की वजह से आदमी माउंटेन्स में मूव करता है। और दूसरे कारण की बात करते हैं हम प्रोफेशनल रीज़न की। तो प्रोफेशनल रीज़न में भी मुख्यतः दो बातें आती है, पहली जॉब अपॉर्चुनिटी या दूसरा बिजनेस प्लान। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में, माउंटेन्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है अगर हम नए जॉब की बात कर रहे हैं। दोज हु आर ऑलरेडी इन अ जॉब, जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको अगर ट्रांसफ़र मिलता है यहाँ पर या ऑप्शन मिलता है पहाड़ों में आके जॉब करने का, तो डेफिनेटली वो तो रिलोकेट होंगे सही। दूसरा, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल रही है, तो वे लोग भी चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया जाए और पहाड़ों में ही रिलोकेट हुआ जाए। लेकिन अगर हम ये सोच के पहाड़ों में रीलोकेट हुए कि पहाड़ों में एक अच्छी सी जॉब कर लेंगे और वहीं पे अच्छा सरवाइव करेंगे और पहाड़ों में रहेंगे सुकून भरी ज़िंदगी, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। और अगर आपको कोई जॉब मिलती भी है तो सिटी लाइफ के कंपैरेटिवली या डेवलप्ड सिटी के कंपैरिजन में यहाँ पे स्केल बहुत कम रहने वाली है। कि मोस्टली यहाँ पर जितनी भी जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में या इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो यहाँ जॉब्स थोड़ी कम हैं, ऑप्शंस थोड़े कम हैं। फिर आती है बात बिजनेस प्लान की। तो कई लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि एक नया बिजनेस सेट किया जाए पहाड़ों में, यहीं पर रीलोकेट होंगे। प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं बिजनेस में कि चलो सिटी से सब वाइंड अप करते हैं, चलते हैं और एक नया बिजनेस जो है वो पहाड़ों में सेट करेंगे। तो वे लोग भी पहाड़ों में बिजनेस पर्पस के लिए रीलोकेट होना चाहते हैं। तो मुख्यतः पहाड़ों में रीलोकेशन के ये दो मुख्य कारण हैं। हालांकि दोनों अलग अलग रीजंस हैं लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। तो इंटर रिलेटेड ऐसे हुए क्योंकि अगर आप पहाड़ों में रीलोकेट होते हैं तो रीलोकेशन का डिसीजन जो है एक एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो एक यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात आती है एज फैक्टर का कि आप किस एज में पहाड़ों में मूव कर रहे हैं। दूसरी जो बात आती है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ क्या है। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि वे लोग जो रिटायर हो चुके हैं
उनके ऊपर फैमिली की कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ नहीं हैं, तो उन लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि बहुत काम हो गया, ज़िंदगी भर काम कर लिया, अब जो है वो बाकी का जीवन हम सुकून से बिताते हैं, पहाड़ों में चल के एक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं पहाड़ों में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी अर्ली एज में, मिड एज में, मेरी तरह 40s 50s में ऐसा सोचते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ तो आगे की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट में एक पैशन है माउंटेन में रहने का, एक इच्छा है माउंटेन में रहने की, अट्रैक्शन है माउंटेन्स में आपका, एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं आप, तो वे लोग भी पर्सनल रीजंस के कारण माउंटेन्स में मूव होते हैं या रीलोकेट होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी आपके ऊपर अगर परिवार की जिम्मेदारी है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक कुशन होना चाहिए आपको वो सारी लायबिलिटीज़ पूरी करने के लिए और माउंटेन्स में सरवाइव करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर पर्सनल रीजंस की वजह से भी आते हैं और मिड एज में जिनके ऊपर फैमिलीज़ की लायबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उन लोगों को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर रीलोकेट होते हैं तो पैरेलली आप कोई बिजनेस भी डेवलप करें आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो बिज़नेस का ही बनता है। और बिज़नेस का मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स अगर आप यहाँ पर देखने जाएंगे तो मोस्टली ऐसी जगह पर आपको ट्रैवल और टूरिज़्म से संबंधित बिज़नेस मिलेंगे आपको यहाँ पर। यहाँ पर आप फूड इंडस्ट्री में आ सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल लें, कोई फूड स्टॉल खोल लें, आप कोई कैफेटेरिया खोल लें, कैफ़े खोल लें कोई, या फिर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपकी अच्छी है तो यहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते हैं। और आजकल तो खैर ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऐसे कई सारे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि आप माउंटेन्स में रह के परफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के लिए कहाँ तक तैयार है, आपका किन चीज़ों के प्रति रुझान है, किस में इंटरेस्ट है आपका। और एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट आता है लोगों के दिमाग में या आइडिया आता है कि चलिए यहाँ पर हम पहाड़ों में शिफ्ट होते हैं और ख़ुद का एक यहाँ पर लैंड लेते हैं, मकान बनाते हैं और उसको एज अ होम स्टे हम रन करेंगे। ये विचार लेके कई सारे लोग पहाड़ों में मूव करते हैं। डेफिनेटली विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी रहेगी, आपका पीआर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीज़न ये है कि पहाड़ों में हर दूसरे घर में होम स्टे है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इन्वेस्टमेंट के मूड से आ रहे हैं यहाँ पर या होम स्टे के मूड से आ रहे हैं तो पहले आप एक बार सर्वे कर लें यहाँ पर आकर कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। और अगर यहाँ पर आप होम स्टे प्लान कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है या डबल फाइनेंशियल लायबिलिटी आने वाली है। क्योंकि अगर आप फैमिली को लेकर यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो उनके लिए आपको देखना है, सर्वाइवल के लिए उनकी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बेयर करनी है। इसके साथ साथ आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट होम स्टे में रहेगा, लैंड में रहेगा, तो वो भी आपको देखना है। अगर आप फैमिली को लेकर नहीं आते हैं, आप आपकी फैमिली को कहीं और रखते हैं, तब भी आपको 2 घरों के खर्चे उठाने हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने अधिकतर पाया कि लोग पहाड़ों में मूव होते हैं या रीलोकेट होते हैं तो उसके लिए पर्सनल रीज़न्स ज़्यादा रहते हैं, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स देखने वाले कम लोग रहते हैं। जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ऑलरेडी वो फिनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत स्ट्रांग रहती है और यहाँ पर एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, होटल के रूप में, होम स्टे के रूप में, रेस्टोरेंट के रूप में। तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेगी क्योंकि उनके ऑलरेडी सेट बिजनेस है अपने नेटिव प्लेसेस पे, और यहाँ पर जो है वो एक दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं।
यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड बजट वालों की, जो कि ऐसा सोच के आते हैं पहाड़ों में कि ठीक है वहीं पे रह लेंगे और वहीं पे अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस कर लेंगे, या जो भी आपकी प्लानिंग रहती है उस तरीके से कोई बिज़नेस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो एक बार पुनः विचार करें, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा शुरुआत में अगर आप होम स्टे रन करना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि अभी जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन है, आप अगर कोई होम स्टे खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, या कुछ और आप बिज़नेस प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने बताया अभी आपको जिस हिसाब से पेंडेमिक सिचुएशन है, कब यहाँ पर लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन चलते ही यहाँ पर टूरिज़्म बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आप बहुत विचार करके यहाँ पर आइए कि अगर लॉकडाउन लग जाता है, वर्स्ट कंडीशन आती है, तब भी आपके पास इतना कुशन रहना चाहिए कि आप उन दिनों में इजीली सरवाइव कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आप आ रहे हैं एक मेंटल पीस के लिए, तो ऐसा ना हो कि उल्टे आप तनाव में आ जाएं, क्योंकि बिज़नेस है, उतार चढ़ाव रहते हैं, और आप अगर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा एक टेंशन का विषय हो जाता है, एक चिंता की बात हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप दूसरी और भी बातें हैं जो विचार करने वाली बातें हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल गोइंग है, तो नो डाउट भीमताल, नैनीताल में आपको अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे हाई सेकेंडरी लेवल तक, जहाँ पर कि अच्छी पढ़ाई होती है, और फ़ी स्ट्रक्चर भी जो है वो बड़े शहरों की तुलना में रीज़नेबल है। लेकिन आपके बच्चे स्कूल पास आउट हो चुके हैं और वे अगर यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनके लिए एक ऑप्शन है, ग्राफिक-एरा यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस रन करती है, लेकिन वहाँ पर आपको ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे कंपैरेटिवली सिटी लाइफ के, कंपैरेटिवली किसी बड़े शहर की तुलना में। जो एक्सपोज़र आपके बच्चों को सिटी में मिलेगा, वो एक्सपोज़र यहाँ पर बच्चों को नहीं मिल पाएगा। जो सुविधाएं एजुकेशन की या जो कोचिंग फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को सिटी में मिलेगी, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगी। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर आती है मेडिकल फैसिलिटी की। पहाड़ों में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर है। भीमताल या नैनीताल में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, एक आध दो जो है वो फिजिशियन या डॉक्टर्स मिल जाएंगे। बाकी हम अगर स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स ना के बराबर हैं, इनफैक्ट है ही नहीं। आपको अगर कोई भी विशेष इलाज करवाना है तो आपको हल्द्वानी ही जाना पड़ेगा। तो एक आप इस पॉइंट पे भी बहुत अच्छी तरीके से गौर कर लीजिए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और किसी गंभीर बीमारी से अगर आप त्रस्त हैं या कोई गंभीर बीमारी है जहाँ पर कि आपको रेगुलर चेकअप की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको हल्द्वानी ही जाना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर बात आती है कि अगर हम रीलोकेट होते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है सोशल फैक्टर, जिसमें कि हम काफ़ी कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो हालांकि ये सारे फैक्टर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले नहीं हैं, इन सब फैक्टर्स के साथ आदमी एडजस्ट कर लेता है और करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी और भी कई सारी बातें हैं जो कि हमको माउंटेन्स में अगर हम रीलोकेट हो रहे हैं तो वो सोचने वाली बात है और वो देखने वाली बात है। जैसे कि माउंटेन्स में जो क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रहती है। एक्सट्रीम इन द सेंस, जैसे अगर यहाँ पर अभी मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार कॉन्टीन्यूसली आपको यहाँ पर मानसून देखने को मिलेगा, बारिश हो रही है। हम अगर प्लेन से आते हैं तो हम इन सब चीज़ों के हैबिचुअल नहीं हैं। घर में आपको हमेशा एक मॉइस्चर सा मिलेगा, आपके कपड़े पे आपको हमेशा एक मॉइस्चर सा मिलेगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि
बिस्किट्स रहते हैं, नमकीन रहते हैं या जो ईटेबल्स हैं, उसमें आपको हमेशा एक मॉइस्चर मिलेगा। जो क्रिस्पीनेस आपको प्लेन्स में मिलती है वो क्रिस्पीनेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हालांकि इसके भी ऑप्शंस हैं, रास्ते हैं। एयर टाइट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते भी हैं हम, लेकिन फिर भी एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपकी माउंटेन में लाइफ होने वाली है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। शुरुआत में जब मैं आया यहाँ पर तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं था। तो 4-4 5-5 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हो रही है, सूरज नहीं आ रहे हैं, आपके कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कपड़े आपने सुखाए तो उसमें मॉइस्चर लग गया। मॉइस्चर लगने के बाद शुरुआत में मेरे काफ़ी कपड़े ख़राब हुए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से चीज़ें रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट थी और इसमें मॉइस्चर लग गया था। मॉइस्चर लगने के बाद इसमें फंगस लग गई। फंगस लगने के बाद ये पूरे ब्लैक स्पॉट्स छोड़ दिए इसने, और अब ये जो है टी शर्ट, कुछ भी कर लें आप, इस पे से ब्लैक स्पॉट्स नहीं जाते हैं और अब ये टी शर्ट पहनने लायक नहीं है। इस तरीके से आप ये देखिए, लेदर बेल्ट है मेरी। लेदर बेल्ट यहाँ पर वापस से मॉइस्चर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से फंगस लग गई है इस पर भी। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिनके हम हैबिचुअल नहीं रहते हैं। प्लेन्स में हमको जनरली ये सब परेशानी देखने को नहीं मिलती है, या मिलती भी होगी तो वंस इन अ ब्लू मून रहती है। लेकिन यहाँ पर इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में आपके हमेशा एक नमी सी बनी रहती है, एक सीपेज बना रहता है और एक अजीब सी स्मेल आती रहती है, क्योंकि सनलाइट नहीं आती है यहाँ पर 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक सनलाइट नहीं आती है यहाँ पर, सनी नहीं रहता है। तो बड़ा अजीब सा एक माहौल बन जाता है जिसके कि हम आदी नहीं रहते हैं। इसी तरीके से जब सर्दियाँ आती है, ऊपर की साइड पे अगर हम जाते हैं, नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, शीतला, कासिया लेक, थानाचूली, या और ऊपर की साइड अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी जब स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है, तो रोड्स ब्लॉक हो जाती है। एक्सट्रीम ठंड रहती है, 0 डिग्री, कभी कभी उससे भी बहुत नीचे की और टेम्परेचर जाता है। और चूंकि हम इतनी ठंड के आदी नहीं रहते हैं तो उस समय हमको हमारी विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत रहती है। जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल की वजह से पूरा दैनिक जीवन आपका डिस्टर्ब होने वाला रहता है, हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं हम। कई बार पानी की समस्या आ जाती है, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, बिजली नहीं आती है। हालांकि उसका हम ऑप्शन रखते हैं, बैकअप रखते हैं, जनरेटर रखते हैं या इन्वर्टर रखते हैं, लेकिन जब लाइट ही नहीं रहेगी तो इन्वर्टर भी कहाँ तक दम भरेगा। तो ये कुछ परेशानियां रहती हैं। इसके अलावा आसपास काफ़ी पेड़ पौधे रहते हैं। हम चूंकि इतने पेड़ पौधों के आदी नहीं रहते हैं, आप किसी पगडंडी से निकल रहे हैं या घर पे भी आप देखेंगे आसपास काफ़ी पेड़ पौधे रहते हैं, छोटे छोटे कई तरह के जानवर रहते हैं, मॉस्किटोज़ बहुत हैं यहाँ पर, छोटे छोटे जानवर जो रहते हैं वो बहुत रहते हैं, सांप बिच्छू का डर रहता है। तो इन सब बातों का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। मैं यहाँ पर टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ छोटी दूसरी जगह जहाँ पर कि आसपास बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाके नहीं रहते हैं। वहाँ पर अगर हम रहते हैं तो ये सब परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप किसी भी जगह पे रहते हैं, पहाड़ों में सभी जगह पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ पर भी हो सकता है चांसेस कम रहते हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन रहते हैं। बात आती है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना के बराबर है। आपको अगर कहीं पर भी मूव करना है तो या तो आपको पैदल जाना है या फिर आपको अपने व्हीकल से ही जाना है। आप अगर ये सोचें कि ठीक है आपको ड्राइविंग नहीं आती है या थोड़ा रिस्की लगता है आपको ड्राइव करना, और आप ये सोचें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। यहाँ पे बसेस चलती हैं सिटी टू सिटी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर बहुत लिमिटेड टाइम चलती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चलती हैं। हमेशा जैसे
मेट्रोस चलती हैं, हम बड़े शहरों में बात करते हैं, मेट्रोस चलती है या कोई दूसरी पब्लिक बसेस वगैरह चलती हैं या कैब मिल जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा मुश्किल जाता है डे टू डे लाइफ में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मिलना। फिर बात आती है कि अगर आप माउंटेन में रीलोकेट होना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ भी काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आपका रूटीन पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। माउंटेन लाइफ में शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपको कुछ नहीं एक्टिविटी रहेगी करने के लिए। जो थोड़े डेवलप्ड टाउन्स जिनको हम बोल सकते हैं कि भीमताल या नैनीताल वगैरह, यहाँ पर तो भी थोड़ी आपको चहल पहल देखने को मिल जाएगी, रौनक देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके ऊपर अगर आप जाते हैं मुक्तेश्वर में, रामगढ़ में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप माउंटेन्स में रीलोकेट होते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, इन द सेंस कि अगर आपको कोई ग्रॉसरी आइटम चाहिए तो वो आपको ध्यान में रख के दिन में ही लेकर आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि ऑल ऑफ सडन कोई रिक्वायरमेंट आ गई और आप जाकर लेकर आ जाएं, तो ऐसे चांसेस कम रहते हैं। रीज़न ये है कि माउंटेन्स में ऑप्शंस मैंने बताया आपको कि बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। हो सकता है आसपास कोई ग्रॉसरी शॉप हो छोटी मोटी, तो वहाँ से आपको अवेलेबिलिटी हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट रहती है तो वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इन सब बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप माउंटेन्स में रीलोकेट होते हैं तो। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपको अगर माउंटेन्स में रीलोकेट हो रहे हैं तो अपने आप को बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे माउंटेन्स में। तो यहाँ पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। मेड्स यहाँ पर बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, थोड़ी मुश्किल जाती है। और यहाँ पर जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि सिटी में तो हम लोग कपड़े जो है वो आयरन के लिए दे देते थे, वॉशरमैन आ जाता था, कपड़े कलेक्ट करके ले जाता है। लेकिन मैं भीमताल की बात बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर मेरे को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरे को अपने क्लोथ्स खुद ही आयरन करने पड़ रहे हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद मैंने तलाश करा तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि कुछ टेलर्स हैं जो कि ये काम करते हैं, लेकिन उन टेलर्स तक जाना, आपको वहाँ पे कपड़े छोड़ के आना, फिर वहाँ से कलेक्ट करना, तो एक थोड़ा वाला काम हो जाता है ये। तो ऐसी और भी कई सारी बातें हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये टॉपिक और वीडियो अगर मैं सब बातों पे डिस्कस करने लगा। तो मोटे तौर पे जो चीज़ें थी, जो आप माउंटेन्स में रीलोकेट होते हैं और जो आपके जीवन पे प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं, तो वो कुछ एक बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे माउंटेन में रीलोकेट होते हैं तो मिनिमम जो है डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी यहाँ पर कम आने वाली है। लेकिन कम से कम आप ये मान के चले कि अगर 3 से 4 फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आ रहे हैं तो आप एक मोटा मोटा एस्टिमेट लेकर चलिए कि 30 से 40 हज़ार रुपये महीने में आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो माउंटेन में अगर आप रीलोकेट हो रहे हैं तो इस तरीके से प्लान करके आइए आप, चाहे अर्निंग्स कहीं और से भी आपको मिल जाए, लेकिन मिनिमम सर्वाइवल के लिए यहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये का कुशन लेकर आइए, आप एक बैकअप प्लान लेकर आइए। और मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ, बोलता हूँ मैं कि थोड़े रिहायशी इलाके में रहें आप, ज़्यादा सेक्लूडेड जगह में ना जाएं, क्योंकि जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा रहता है यहाँ पर। तो बड़ी सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा आपको, यहाँ पर बड़ा सचेत होकर रहना पड़ेगा। जितना हो सके रात को आप कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकलना पड़े आपको, क्योंकि जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर, वो कभी भी आ जाते हैं। अगर आप कोई पेट एनिमल रखते हैं घर में तो विशेष तौर पे उनके लिए वे आ जाते हैं घरों में घुस के। कई बार ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि जंगली जानवरों ने हमला करा है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें बताने का मेरा उद्देश्य ये कतई ना समझे कि मैं आपको डरा रहा हूँ या डीमोटिवेट कर रहा हूँ मैं आपको पहाड़ों में रीलोकेट होने के लिए। मैं सिर्फ आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, एक जो वास्तविकता है पहाड़ों की ज़िंदगी की, पहाड़ों की लाइफ की, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो
अगर आपको थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों में संशय रहता है या आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्टली आप रिलोकेट ना होए पहाड़ों में। पहले आप आकर माउंटेन लाइफ को एक्सपीरियंस करें। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आप कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करें। होम स्टेज भी मिल जाते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे के लिए। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, मिल जाएगी आपको ढूंढने से। यहाँ पे रेंट आउट कीजिए, पहाड़ों की लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए। और अगर आप अपने आप को हर तरीके से सूटेबल लगता है, आप हर तरीके से कंफर्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहाड़ों में एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो लाइफ हमको सिटी में मिल जाती है, जितनी कंफर्टेबल लाइफ हमको सिटी में मिलती है, उतनी कंफर्टेबल लाइफ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो पता लगा आप यहाँ पर मेंटल पीस के लिए आ रहे हैं, सुकून के लिए आ रहे हैं, शांति के लिए आ रहे हैं, और पता लगा अगर आप माउंटेन में यहाँ पर आ गए तो वही सब चीज़ें आपको नेगेटिव लगने लगेगी, आपको दर्द देने लगेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहाड़ों में आएँ, पहले माउंटेन लाइफ को एक्सपीरियंस करें, उसके बाद ही आप कोई फर्दर डिसीजन लें। क्योंकि एक बार आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो फिर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, आप एक जगह बंध जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं कि नई नई जगह एक्सप्लोर करना है, नई जगहों को जाकर आपको देखना है, घूमते रहना है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रेंट आउट करा, क्योंकि शुरुआत में मैं भी आया था यही सोच कर कि यहाँ पे एक लैंड परचेस कर लूँगा, एक होम स्टे रन करेंगे। लेकिन जब मैंने ये सारे एस्पेक्ट्स देखे और इन सब चीज़ों को बहुत करीब से महसूस करा, तो फ़िलहाल मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो और मेरी बातें पसंद आई तो आप मेरे चैनल संदीप्स डायरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें मुझ पे। और आगे भी मुलाकात होती रहेगी, इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा मैं। आपका हमसफ़र, आपका साथी संदीप।